नमस्कार बच्चों, आज कक्षा 10 के लिए हम संचयन से हरियर काका पाठ का दोहरान करेंगे और पिछली कक्षाओं में हम बड़े भाई साहब कबीर और मीरा का दोहरान कर चुके हैं। तो देखते हैं हरियर काका पाठ में क्या हुआ था और इसके लेखक हैं मिथिलेश्वर जी। तो पहले मिथिलेश्वर जी का जीवन परिचय देख लें और उसके बाद हम देखते हैं हरियर काका पाठ में क्या हुआ था। मिथिलेश्वर जी का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर ज़िले में हुआ और इन्होंने हिंदी में एमए किया और फिर उसी विषय से इन्होंने पीएचडी की और उसके बाद इन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। इनका जो लेखन क्षेत्र था वो ग्रामीण जनजीवन था। ग्रामीण जीवन के बारे में इन्होंने काफ़ी हद तक बहुत अच्छा उकेरने की कोशिश की है, बहुत अच्छा बताने की कोशिश की है और हरियर काका पाठ में भी इन्होंने ग्रामीण जीवन और उनकी सोच समझ पर आधारित बातों को यहाँ पर दिखाया गया है। मिथिलेश्वर जी की प्रमुख कृतियाँ हैं बापूजी, मेघना का निर्णय, हरियर काका पाठ आपको इसमें दिया ही गया है, चल खुसरो घर आपने, जुनिया, युद्ध स्थल। और इस तरह से अपने इन कृतियों के लिए इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार व अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। तो मिथिलेश्वर जी का जीवन परिचय देखने के बाद हम देखते हैं कि हरियर काका पाठ में क्या हुआ था। बच्चों, हरियर काका पाठ में हमने ये देखा था कि हरियर काका पाठ जो है वो समाज में एक नई कुरीति उत्पन्न हो रही है और एक नई प्रथा का चलन हो रहा है। उसके बारे में बताया था कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो किस तरह से बड़ों की अपने बुजुर्गों की सेवा को बोझ समझती है और केवल धन प्राप्ति, बुजुर्गों द्वारा छोड़ी गई उनकी धरोहर के मालिक तो वो बनना चाहते हैं किंतु बुजुर्गों को संभालना नहीं चाहते हैं। तो केवल धन के लालच में ही समाज में बुजुर्गों की सेवा होती है और जिस बुजुर्ग के पास, बेचारे के पास धन नहीं है, उसकी सेवा लोग करना नहीं चाहते हैं। यहाँ तक कि जो बच्चे हैं वो ये चाहते हैं कि उनके जीते जी ही उनकी संपत्ति अपने नाम करवा लें। तो देखते हैं कि इस पाठ में क्या हुआ था। सबसे पहले हम हरियर के बारे में बात करेंगे कि लेखक जो था वो हरियर से मिलने गया था। लेखक, इस पाठ में जो लेखक है उसका हरियर काका के साथ बड़ा ही मित्रतापूर्ण संबंध है। वैसे तो हरियर काका और लेखक की उम्र में काफ़ी अंतर है किंतु मित्र बनाने के लिए उम्र कोई चीज़ मायने नहीं रखती। हरियर काका ने बचपन से ही लेखक को बड़ा ही दुलार दिया था, अपने बेटे की तरह पाला था, इसलिए लेखक हरियर के दर्द को समझता था। लेखक हरियर से मिलने गया किंतु हरियर पता नहीं किन बातों के कारण बड़ा ही परेशान है। हरियर ने लोगों से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। तो देखते हैं कि पाठ में आगे क्या होता है। सबसे पहले हम हरियर का जीवन परिचय देखें कि हरियर के बारे में जाने कि हरियर का जीवन कैसा था। हरियर कुल मिला के अपने घर में 4 भाई थे जिनमें से 3 का विवाह हो चुका था। हरियर की पत्नी, हरियर का भी विवाह हो गया था किंतु हरियर के 2 विवाह होने पर तब भी उसकी दोनों ही पत्नियों की मृत्यु हो गई थी। हरियर के स्वयं की कोई संतान नहीं थी। उसके 3 भाइयों के पत्नियां थीं और बच्चे थे, यहाँ तक कि भतीजे की भी शादी हो चुकी थी। भरा पूरा परिवार था और हरियर के परिवार के पास 60 बीघा खेत था। इस तरह से हर भाई के हिस्से में 15 बीघा खेत आते थे और उनका जो जीवन था वो कृषि कार्य पर ही आधारित था, यानी उनका जो परिवार था वो कृषक था और इसीलिए अब तक सब मिलजुल कर रह रहे थे। भाई भी हरियर की खूब सेवा टहल करते किंतु धीरे धीरे सब लोग अपने अपने कामों में लग गए और हरियर की सुध लेना सबने छोड़ दिया था। हरियर भी अपने काम से काम रखता, पड़ा रहता, कभी बीमार होता तो अपने लिए सारे काम उसे स्वयं ही करने पड़ते। भाई की पत्नियां उसकी सुध भी नहीं लेती थी। वहीं लेखक की बात करें तो लेखक के साथ मित्रता की बात हमने कही है। लेखक जो था वो हरियर का पड़ोसी था और पड़ोस में रहने वाला बच्चा था। अब लेखक बड़ा हो चुका था, बचपन से ही हरियर ने उसे अपने पुत्र की तरह दुलार दिया था, इसलिए लेखक के साथ हरियर की अच्छी मित्रता थी। तो अक्सर हरियर जब परेशान होता तो लेखक से बात किया करता था। वहीं हम हरियर के गांव का वर्णन करें। हरियर का गांव कस्बाई शहर आरा के नज़दीक था और ज़्यादा डेवलप तो नहीं कह सकते किंतु गांव के 3 प्रमुख स्थल थे। गांव के पश्चिम में एक बड़ा तालाब था जिसका उपयोग पूरा गांव करता था और गांव के मध्य में एक पुराने बरगद का पेड़ था जिसके नीचे बैठकर सब लोग चौपाल लगा करती थी। वहीं गांव के पूर्व में ठाकुर जी का मंदिर था और वो ठाकुर जी का मंदिर ठाकुर बाड़ी के नाम से प्रसिद्ध था। तो ठाकुर बाड़ी के नाम से लोग इसे जानते थे।
ठाकुरबाड़ी में साधु संतों की एक टीम थी। वहाँ महंत जी को चुनाव के द्वारा चयन किया जाता था। महंत जी मंदिर, गांव के जो लोग थे वो बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। अक्सर उनका ये मानना था गांव वालों का कि उनके जो सब अच्छे काम होते हैं वो ठाकुर जी के चलते ही होते हैं। इसलिए गांव के हर व्यक्ति की जब कोई इच्छा पूर्ति होती तो वह मंदिर में कुछ ना कुछ चढ़ा था। धीरे धीरे करके मंदिर के कलेवर में बढ़ोतरी होती गई। किसी ने कहा कि एक छोटे एक साधु कहीं से आया और छोटी सी कुटिया बनाकर उसमें ठाकुर जी के मूर्ति को रखकर पूजा पाठ करने लगा। और जब धीरे धीरे लोगों की मनौती पूर्ति होती गई तो ये छोटी सी कुटिया एक बड़ी ठाकुरबाड़ी में परिवर्तित हो गई। और आज गांव का जितना विकास हुआ है उन सबसे ज़्यादा विकास ठाकुरबाड़ी का हुआ है। ठाकुरबाड़ी के पास अपने काफ़ी सारे खेत हैं, काफ़ी सारी ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिखी गई है। क्योंकि जब भी किसी की मनौती पूरी होती है तो वो अपने कुछ चढ़ाने के साथ साथ अपने खेत का कुछ हिस्सा भी ठाकुर जी के नाम लिख देता है। इस तरह से ठाकुरबाड़ी काफ़ी प्रसिद्ध हो गई है और उनके कलेवर में बढ़ोतरी हो गई है। काफ़ी धन धान्य से संपन्न है ठाकुर जी का मंदिर। तो वहाँ जो महंत जी हैं वो काफ़ी लालची और धूर्त किस्म के हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि महंत जी की जो इच्छा थी वो इच्छा थी कि हरिहर जो है वो अपने हिस्से की 15 बीघा ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दे, यानी ठाकुर जी के मंदिर के नाम कर दे। और मंदिर के कलेवर में और बढ़ोतरी होगी, मंदिर और बड़ा हो जाएगा और उन मंदिर के पास और अधिक संपत्ति होगी। और गांव वाले जो थे, गांव वालों के जो विचार थे वो 2 भागों में बटे हुए थे। गांव के कुछ लोग चाहते थे कि कुछ लोग वो थे जो मंदिर के चाटुकार थे, चापलूस किस्म के थे और जिन्हें मंदिर में दोनों समय प्रसाद खाने को मिलता था। वो लोग मानते थे कि ठाकुर जी को हरिहर काका को अपनी ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, उससे ये लोग और परलोक दोनों सुधर जाएगा। वहीं गांव का जो दूसरा वर्ग था वो ये चाहता था कि नहीं, भाई तो अपने होते हैं, खून का रिश्ता शायद ज़्यादा मजबूत है, इसलिए हरिहर को अपनी ज़मीन भाइयों के नाम ही लिख देनी चाहिए। एक बार हरिहर जब काफ़ी बीमार हो गए और उन्होंने देखा कि उनकी सेवा करने के लिए कोई भी नहीं था, ऐसी स्थिति में हरिहर का मोह धीरे धीरे अपने परिवार से दूर हो रहा था। इसी मौके की तलाश में महंत जी थे। महंत जी ने उन्हें बेला फुसलाकर ठाकुरबाड़ी में ले गए और हरिहर को ही समझाने लगे कि आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं है, तुम्हें तो अपनी ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए। भाइयों का परिवार तुम्हारी ज़मीन का उपयोग कर रहा है, खेती कर रहा है और फिर भी तुम्हारी कोई सार संभाल नहीं करते, इसलिए तुम्हें जो ज़मीन है वो मैं ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए। जब महंत को लगा कि हरिहर काका के पर किसी प्रकार की बात का कोई असर नहीं है तो एक दिन उसने अपने साधुओं के साथ मिलकर हरिहर काका को अगवा कर लिया, उन्हें मारा पीटा और जबरन उनके अंगूठे के निशान ले लिए। ऐसा ही सब कुछ थोड़े दिनों बाद जब भाइयों ने उन्हें छुड़ाया, अपने घर ले गए, तो ऐसा ही हाल भाइयों ने भी किया। भाइयों ने भी कहा कि दबाव बनाने लगे वो हरिहर काका पर कि आपको अपनी ज़मीन हमारे नाम कर देनी चाहिए, नहीं तो महंत जैसे अन्य कोई और भी आपको अगवा कर सकते हैं। हरिहर काका को भाई जब हरिहर काका नहीं माने तो भाइयों ने उन्हें डराना धमकाना शुरू किया, यहाँ तक कि कहा कि हम तुम्हें मारकर इसी मकान में गाड़ देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी ज़मीन स्वतः ही हमारे नाम हो जाएगी। हरिहर काका बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। हरिहर काका अनपढ़ जरूर थे किंतु अनुभवी थे। उन्होंने गाँव में ऐसे कई लोगों का हाल देखा था जिन्होंने जीते जी अपनी ज़मीन अपने बच्चों के नाम कर दी थी और बाद में उनकी कद्र नहीं हुई। इसलिए हरिहर काका अनपढ़ थे किंतु उन्होंने ये सीख समझ ली थी कि जीते जी अपनी ज़मीन किसी के नाम नहीं लिखेंगे। अतः उन्होंने अपने भाइयों को ये निर्णय साफ साफ शब्दों में कह दिया कि जीते जी मैं अपनी ज़मीन किसी के नाम नहीं करूँगा, मरूंगा तो ये ज़मीन स्वतः ही तुम्हारे नाम हो जाएगी, किंतु जीते जी ये ज़मीन तुम्हारे नाम नहीं करूँगा। तो ये सीख जो थी वो हरिहर काका ने समझ ली थी। किंतु भाइयों की तरफ से और महंत जी की तरफ से ज़मीन को अपने नाम करवाने के लिए हरिहर पे काफ़ी प्रेशर डाला जा रहा था और एक दिन भाइयों ने भी उसे खूब मारा पीटा और जबरन उसके अंगूठे के निशान ले लिए।
ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई की और दोनों से ही हरिहर काका को बचाते हुए हरिहर काका को अलग रख दिया गया। जहां हरिहर काका अब अलग रह रहे थे, पुलिस के 4 सिपाही उनकी सेवा में तैनात रहते, नौकर चाकर रख छोड़े थे, किंतु हरिहर काका अंदर से इतने दुखी हो चुके थे कि उन्हें कुछ भी नहीं भाता था। चुपचाप आकाश की ओर निहारा करते और अपने खून के रिश्तों के बारे में सोचते कि लोग कितने स्वार्थी हो गए हैं, और जो नौकर चाकर थे वो उनके धन पर मौज उड़ाते। परंतु हरिहर काका का जो ये निर्णय था वो बिल्कुल सही था कि जीते जी अपनी ज़मीन जायदाद किसी के नाम नहीं करनी, अन्यथा दूध की मक्खी बन जाएंगे, यानी कोई कद्र नहीं होगी। तो बच्चों, ये पाठ हमें ये सीख देता है कि हमें हमेशा अपने बुज़ुर्गों की सेवा करनी चाहिए, धन के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। यदि हम धन को देखेंगे तो अपने बुज़ुर्गों की छाया से हम वंचित हो जाएंगे, क्योंकि बचपन से उन्होंने हमें पाला है और अब हमारा समय है कि हम उनकी देखभाल करें। तो समाज की इस बुराई को दूर करने का प्रयास करेंगे ताकि जो वृद्धाश्रम है वो ना बने और उनके बच्चे ही अपने बुज़ुर्गों की सेवा करें। तो यही सीख देने के लिए हमने ये पाठ आपको पढ़ाया है, और आशा है बच्चों आपको ये पाठ को शॉर्ट रूप में समझाने पर समझ आ गया होगा कि किस तरह से इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखनी हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।